मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आज के ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज आप पढ़ेंगे क्षितिज भाग 2 की कविता उत्साह। ये पाठ 5 है आपका, जिसके कवि हैं सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं आपको पढ़नी है, एक उत्साह, दूसरा अट नहीं रही है। तो इन दोनों कविताओं को पढ़ने से पहले एक पृष्ठभूमि जिसमें आप निराला का परिचय जानेंगे, और परिचय के अतिरिक्त आप जो है थोड़ा सा इसके और पृष्ठभूमि जान लीजिए तो ज़्यादा समझ में आएंगी ये कविताएँ। निराला छायावाद के कवि हैं। अब छायावाद क्या है? आपका पूरा पाठ्यक्रम को अगर आप ध्यान से देखें तो जब आपको सूरदास का पाठ शुरू किए थे पढ़ाना, पाठ 1 क्षितिज भाग 2 का पाठ 1, तब बताए थे इस बात को कि पूरे हिंदी साहित्य के इतिहास को अध्ययन के दृष्टिकोण से काल विभाजन किया गया हिंदी साहित्य के इतिहास का, जिसमें आदिकाल, भक्तिकाल, रीतिकाल, आधुनिक काल, मूलतः मोटे तौर पे इतने भागों में इसको बांटा गया है। आधुनिक काल में भी कई विभाजन है। आपको आदिकाल के किसी कवि को, किसी लेखक को नहीं पढ़ना था। तो आपके पाठ्यक्रम में पढ़ना था भक्ति काल के पहले कवि थे सूरदास। भक्ति काल में बताए थे कि 2 धाराएं थी, निर्गुण धारा, सगुण धारा। निर्गुण धारा के किसी कवि को आपको नहीं पढ़ना था। निर्गुण धारा के महत्वपूर्ण कवि जो कबीरदास थे, इनको आपने कक्षा 9 में पढ़ चुके हैं। लेकिन 10वीं कक्षा में आपको सगुण धारा के 2 कवियों को पढ़ना था। एक भक्ति धारा के सबसे बड़े कवि सूरदास को पढ़ना था, जिसको आप पढ़ चुके हैं। फिर आप जो है सगुण धारा के राम भक्ति शाखा के सबसे बड़े कवि तुलसीदास को पढ़ना था, जिनको आप पढ़ चुके हैं। तो पहला काल आदिकाल, दूसरा भक्ति काल। भक्ति काल के 2 कवियों को आपको पढ़ना था, सूरदास, तुलसीदास। भक्ति काल के बाद आप आइए रीतिकाल। रीतिकाल के एक कवि को पढ़ना था जिनका नाम देव है। देव की कविताओं को आप पढ़ चुके हैं। इसके बाद रीतिकाल के बाद आधुनिक काल। आधुनिक काल का भी कई बंटवारा है। आधुनिक काल का जो पहला काल है वो भारतेंदु युग है। भारतेंदु युग के किसी कवि को आपको नहीं पढ़ना था। दूसरा है द्विवेदी युग। द्विवेदी युग जो है, जो लगभग तो 1900 ईस्वी से लेकर के 1918 तक चलता है, इसके किसी कवि को आपको नहीं पढ़ना था। द्विवेदी युग के बाद आता है छायावाद युग, जो 1918 से लेकर के 1936 तक लगभग चलता है। और इसी में आपको 2 कवियों को पढ़ना है। एक हैं जयशंकर प्रसाद, जिनको आप पढ़ चुके हैं, आत्मकथ्य कविता, और एक सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। तो आप देखेंगे कि भक्ति काल से शुरू करके आपका पाठ्यक्रम आगे बढ़ता है और धीरे धीरे आधुनिक काल तक आता है। अब इसके बाद जो है छायावाद के बाद के कालों के तमाम कवियों को आपको पढ़ना है। जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे वैसे वैसे हिंदी साहित्य के इतिहास का भी परिचय बताएंगे, और इन कवियों के बारे में भी बताएंगे कि किस काल में रचनाएं कर रहे थे, उनकी क्या विशेषताएं हैं, सब पे बात होती चलेगी मेरे प्रिय विद्यार्थियों। तो आप छायावाद काल के हिंदी साहित्य के इतिहास का जो छायावाद काल है, छायावाद के 2 कवियों को पढ़ रहे हैं। पहले कवि जयशंकर प्रसाद का आत्मकथ्य कविता आप पढ़ चुके हैं। ये दूसरे कवि सूर्यकांत त्रिपाठी निराला को आप पढ़ रहे हैं। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की 2 कविताएं पढ़ना है, उत्साह और अट नहीं रही है। जल्दी से आप जान लीजिए कि छायावादी जो कविता है, छायावादी कविता का दौर वही है जिस दौर में स्वतंत्रता आंदोलन का दौर है। मूलतः स्वतंत्रता आंदोलन का दौर इन सेंस ये है कि जिस समय आज़ादी की लड़ाई चल रही थी, आज़ादी के मतवाले, आज़ादी के नायक जो है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई का एक बिगुल फूंक चुके थे, तो उस दौर में कविताएं लिखी जा रही थी। इसलिए छायावादी कविता में स्वतंत्रता आंदोलन की एक अनुगूंज है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए आह्वान गीत है। स्वतंत्रता आंदोलन के लिए जब जुलूस निकलता था, उसमें सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की कविताएं, जयशंकर प्रसाद की कविताएं, माधवी वर्मा की कविताएं, सुमिंदरनंद पंत की कविताएं, जो ये 4 कवि महत्वपूर्ण हैं छायावाद के, इनकी कविताएं गाई जाती थी। तो जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की पहली कविता उत्साह जो आपको पढ़ना है, जो ये भी कविता एक तरह से जो है आह्वान गीत है। व्यक्ति के भीतर एक उत्साह पैदा करने की कोशिश है बादल के माध्यम से। बादल एक प्रतीक है, जो कि निराला बार बार बादलों को लेकर के रचना करते हैं। बादल एक प्रतीक है यहाँ पे, और उस प्रतीक के माध्यम से निराला जो है कि एक सर्जना करते हैं इस तरीके का कि बादल को प्रतीक बना करके व्यक्ति के भीतर किस तरह से उत्साह पैदा किया जा सकता है। अंग्रेज़ों के खिलाफ जब लड़ाई चल रही थी तो उसमें सीधे सीधे आप मतलब बात अपनी नहीं कर सकते थे। इसलिए उस समय के तमाम रचनाकारों ने प्रतीकों के माध्यम से जो है कि मतलब अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ लोगों को खड़ा करने के लिए, उनके भीतर उत्साह पैदा करने के लिए कविताएं लिखी कि तो ये कविता जो उत्साह कविता है वो उसी तरह की कविता है। दूसरी कविता जो अट नहीं रही है निराला की कविता है, वो छायावाद की दूसरी विशेषता है कि नेचर से प्रेम।
मतलब कि जो भारत के भीतर जो है, जो पेड़ पौधे, पशु पक्षियाँ, नदियाँ, झरने, ये सब चीज़ें हैं, तो इस खूबसूरती को छायावादी कवियों ने अपनी कविताओं में पिरोया। तो जो नेचुरलिटी है यहाँ की, जो सौंदर्य है उसको अपनी कविताओं में, तो फागुन के ऊपर यानी ऋतुओं के ऊपर निराला ने बहुत सारी कविताएँ लिखी। उसमें उनको बसंत ऋतु बहुत प्रिय थी। तो बसंत ऋतु मतलब फागुन का महीना का मतलब हो कि होली का समय, उस समय का पूरा मौसम कैसा है, उसका मिजाज किस तरीके का है, कैसे उसकी शोभा, फूलों की खुशबू और सारी चीज़ें जो मौसम में जो एक नई रौनक है, वो जो है किस तरीके से व्यक्ति के मन में समा जा रही है, व्यक्ति के मन को प्रफुल्लित कर रही है, उस पर उन्होंने लिखा। अट नहीं रही है कविता। तो दोनों कविताओं की अपनी खास विशेषता है जिसको आप पढ़ेंगे। निराला के बारे में थोड़ा सा परिचय जान लें, फिर उनकी कविता उत्साह पढ़ेंगे। उत्साह में क्या है इसको पढ़ेंगे। निराला के बारे में परिचय जानने के लिए थोड़ा सा ये जान लीजिए कि निराला मूलतः जिसके बारे में कहा जाता है कि बंगाल में उनका जन्म हुआ था, लेकिन उनका पैतृक गांव जो है कि मतलब उत्तर प्रदेश में एक जगह है उन्नाव में, जिसको गढ़ाकोला उनके गांव का नाम है, उन्नाव जनपद में उत्तर प्रदेश में, वहीं उनका पैतृक गांव है। लेकिन इनका जन्म जो है महिसादल बंगाल में हुआ था मूलतः। तो निराला बाद में आकर के इलाहाबाद में तो संगम के किनारे, एक तरह से गंगा के किनारे जो है कि दारागंज मोहल्ला है, वहाँ पे निराला का एक तरह से घर है, आज भी है। और जब आप दारागंज मतलब गंगा से दारागंज की रोड पकड़ कर इलाहाबाद शहर की तरफ बढ़ते हैं तो वहाँ निराला की एक भव्य मूर्ति लगी है, जहाँ से निकल कर उनके घर की तरफ रास्ता जाता है। निराला का गढ़ाकोला में बचपन गुजरा, जो उनका गाँव है। निराला एक क्रांतिकारी कवि माने जाते हैं और उन्होंने स्वाध्याय से उन्होंने संस्कृत का ज्ञान और इस तरीके से संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी का ज्ञान स्वाध्याय से प्राप्त किया। बंगाल में रहने के कारण, बंगाल में रहते हुए उनका वो जो है कि रविन्द्रनाथ टैगोर के संपर्क में आए, रामकृष्ण परमहंस के संपर्क में आए, विवेकानंद का बड़ा प्रभाव है, विवेकानंद के विचारों का बड़ा प्रभाव था युवा सूर्यकांत त्रिपाठी निराला के ऊपर। निराला की कविता संग्रहों की अब बात करें तो अनामिका, परिमल, गीतिका, कुकुरमुत्ता, नए पत्ते, सब कविता संग्रह है प्यारे बच्चों। इसके बाद आप देखेंगे उनकी सभी कृतियों को मिला करके निराला रचनावली संपादित की गई है। निराला के बारे में ये भी जान लीजिए, निराला प्रेम के कवि हैं, प्राकृतिक सौंदर्य के कवि हैं और प्राकृतिक कविताएं भी निराला ने लिखा। अब निराला की कविता पे बात करेंगे। निराला की कविता उत्साह। निराला की कविता उत्साह के संदर्भ में देखेंगे, यह कविता एक तरीके से क्रांति की प्रतीक मानी जाती है ये कविता, और बादल को प्रतीक बना करके उन्होंने इस कविता को लिखा। इस कविता को पढ़ें तो कुछ इस तरीके से है। बादल गरजो, प्रिय विद्यार्थी अपनी किताब खोल लीजिए और इसको देखिए, आसानी से आपको समझ में आएगा। बादल गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, ललित ललित काले घुंघराले, बाल कल्पना कैसे पाले, विद्युत छवि उर में कवि नव जीवन वाले, वज्र छिपा नूतन कविता, फिर भर दो बादल गरजो। ये जो पंक्तियाँ हैं इसमें एक आह्वान गीत है। जिस तरीके से कहते हैं कि बादल गरजो, बादलों कहते हैं कि बादल तुम इस जो पृथ्वी जो सूखी हुई है, जो पृथ्वी एक तरीके से सूख गई है, इस पे रहने वाले संपूर्ण लोग गर्मी से बेहाल हैं, पेड़ पौधे सूख रहे हैं, उसमें बादलों का आह्वान कर रहे हैं निराला कि बादल तुम आओ गरजो और जो है कि इस पृथ्वी को फिर से जो है कि शीतल कर दो। तो ये कविता ये प्रतीक के माध्यम से, मैं कहा था अब बताया था कि जैसे अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ भी, जिस तरह अंग्रेज़ी हुकूमत इस देश के ऊपर जो है कि एक कालिमा छा दिया है, एक जो है कि अंधकार पूरे देश में शोषण का व्याप्त कर दिया है, उसके खिलाफ़ भी आह्वान है कि ये क्रांतिकारियों उठो और अंग्रेज़ी हुकूमत के ख़िलाफ़ खड़े हो जाओ तन करके। तो दो अर्थ बच्चों ये इस कविता का है। इसलिए अब देखिए कि पहले एक अर्थ देख लीजिए कि बादल गरजो, हे बादल तुम गरजो, घेर घेर घोर गगन धराधर ओ, धराधर का मतलब बादल और घोर का मतलब हो है कि बहुत तेज़ी से, एक तरह से कहते हैं कि संपूर्णता में, और आप कह सकते हैं कि घनघोर तरीके से। तो अब देखिए पूरे पंक्तियों का अर्थ, बादल गरजो, हे बादल गरजो, घेर घेर,
घोर गगन को, मतलब इस पूरे गगन को, आसमान को पूरे चारों तरफ से तुम घेर लो और धराधर हो, हे धराधर, हे बादल, तुम जो है गरजो और इस पूरे आसमान को जो है चारों की तरफ से घेर लो। ललित ललित काले घुंघराले बाल कल्पना कैसे काले। ललित मतलब सुंदर सुंदर, काले घुंघराले, बच्चों के काले घुंघराले बालों की तरह से तुम मुझे बहुत ही प्रिय लग रहे हो, सुंदर लग रहे हो। बाल कल्पना से पाले, ऐसा लगता है कि तुम्हारे हृदय में बाल कल्पना, बच्चों के समान कल्पना सी आ गई है। फिर है विद्युत छवि उर्मे कभी नवजीवन वाले। ऐसे तुम्हारे हृदय में विद्युत की जो छवि है, जो बार बार जिस तरीके से बादलों में बिजली चमकती है, तो उसको प्रतीक बनाकर निराल करते हैं। तुम्हारे हृदय में विद्युत की छवि है, तुम कवि के समान हो और लग रहा है कि तुम नई कविता का सृजन कर दोगे। तुम्हारे भीतर एक बिजली सी आग है, तुम उसे एक नई कविता लिख दो, नए मतलब कि नव जीवन के लिए एक नई कविता लिख दो। वज्र छिपा नूतन कविता, तुम्हारे जो है कि हृदय के भीतर जो वज्र छिपा हुआ, जो टंकार छिपी हुई है, उसे तुम एक नई कविता लिख दो। फिर करें फिर भर दो बादल गरजो, करें तुम ये नई कविता लिख दो, नया क्रांति का संदेश दे दो और हे बादल गरजो। पूरा जो है कि इसका एक भावार्थ समझ लीजिए। इस कविता में कवि ने बादल को के बारे में लिखा है। कवि बादलों से गरजने का आह्वान करता है। कवि का कहना है कि बादलों की रचना में एक नवीनता है। काले काले घुंघराले बादलों का अनगढ़ रूप ऐसे लगता है जैसे उनमें किसी बालक की कल्पना समाई हुई हो। उन्हीं बादलों से कवि कहता है कि पूरे आसमान को घेर कर घोर ढंग से गर्जना करें। बादल के हृदय में किसी कवि की तरह असीम ऊर्जा भरी हुई है, इसलिए कवि बादलों से कहता है कि वे किसी नई कविता की रचना कर दें और उस रचना से सबको भर दें। अब इसका दूसरा अर्थ देखिए। बादल एक प्रतीक है क्रांति का। तो बादलों से कह रहे हैं निराला, लेकिन इसका एक क्रांतिकारी बिंब भी है कि अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ने वाले जो हमारे वीर योद्धा हैं, उनको प्रेरित करके निराला कर रहे हैं कि आपके भीतर क्रांति की एक ज्वाला है। आप इससे जो है कि इस धरा को अंग्रेज़ों से मुक्त कर दीजिए। आप इस धरा को, जो अभी तक धरा जी जल रही है अंग्रेज़ों के शोषण से, उससे मुक्त कर दें। आपके भीतर जो एक नई ऊर्जा है, उस ऊर्जा से प्रेरित होकर के आप इस धरा पर एक नया मिसाल कायम करें और अंग्रेज़ों को यहाँ से भगाने का काम करें। तो बादल एक प्रतीक है इस कविता में, एक उत्साह भरने का काम कर रहे हैं इस कविता से निराला अपने देशवासियों को। बादल से प्रतीक है। आगे कहते हैं निराला, विकल विकल उन्मत्त थे उन्मन, विश्व के निदा के सकल जन, आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, तप्त धरा जल से फिर शीतल कर दो बादल गरजो। एक सिंपल सा अर्थ देख लीजिए, फिर इसका दूसरा अर्थ देखिएगा। विकल विकल उन्मत्त थे, विकल विकल मतलब कि बेहाल थे लोग, उन्मत्त थे। विश्व के निदा के सकल जन, निदा का मतलब गर्मी। इस विश्व के सभी लोग जो है कि गर्मी से बेहाल थे। आए अज्ञात दिशा से अनंत घन, अज्ञात दिशा से अनंत घन आए और पूरे आसमान में छा गए। तप्त धरा, जलती हुई, तप्त मतलब जलती हुई, धरा मतलब पृथ्वी, जलती हुई पृथ्वी को जल से फिर शीतल कर दो, ठंडा कर दो, बादल गरजो। अब देखिए ये है कि अंग्रेजी, दूसरा अर्थ देख लीजिए क्या है कि अंग्रेजी हुकूमत से यहाँ के लोग एकदम त्रस्त हैं, लेकिन एक तरफ से वीरों की टोली आती है, सुभाष चंद्र बोस, भगत सिंह, महात्मा गांधी, इस तरीके के क्रांति, चंद्रशेखर आज़ाद, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खां, तो इनकी एक टीम आती है और अंग्रेज़ों के खिलाफ हुकूमत में, इस अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ सीना तान कर लड़ती है। और अंग्रेज़ी हुकूमत ये उनसे आह्वान एक तरीके का है, उनके भीतर एक उत्साह का संचार कवि अपने इस कविता के माध्यम से करता है कि तुम अंग्रेज़ी हुकूमत के इस जलती हुई अंग्रेज़ी हुकूमत के खिलाफ जो है इस तरह का अभियान छेड़ो कि इस पृथ्वी को, इस भारत की पृथ्वी को फिर से शीतल कर दो, फिर से जो है कि अंग्रेज़ी हुकूमत से मुक्त कर दो। तो बादल और बारिश एक प्रतीक है निराला के यहाँ। मेरे प्यारे बच्चों, उम्मीद है कि आप इस कविता को समझे होंगे। आप बार बार इस वीडियो को देखिए, बार बार इस कविता को समझने की कोशिश करिए और आपको उम्मीद है कि ये कविता अच्छी तरह से समझ में आई होगी और आप इसका अभ्यास करिए। अभी आप पढ़ेंगे
जो दूसरी उनकी कविता है अट नहीं रही है। निराला की जो दूसरी कविता है अट नहीं रही है, इसको देखिए। अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। इस कविता में कवि ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, बसंत ऋतु की सुंदरता का बखान किया है। तो कहने का मतलब अट नहीं रही है आभा फागुन की तन सट नहीं रही है। कह रहे हैं कि बसंत ऋतु की खूबसूरती इतनी है, या फागुन महीने की खूबसूरती इतनी है, प्राकृतिक सौंदर्य इस तरीके का है कि वो सुंदरता इतना ज़्यादा है कि मन में समा नहीं पा रहा है। फिर कह रहे हैं कि ऐसे में फागुन की आभा इतनी अधिक है कि वह कहीं समा ही नहीं पा रहा है। आगे पंक्तियाँ हैं, कहीं सांस लेते हो घर घर भर देते हो। बसंत ऋतु को संबोधित करते हुए कहते हैं कि बसंत जब सांस लेता है तो उसकी खुशबू पूरे घर को भर देता है। यानी फूलों की जो सुगंध है, जो नए नए कोपल जो खिले हुए हैं, उसकी जो सुंदरता है, वो उसी को प्रतीक बना कर कह रहे हैं कि जब सांस लेते हो तो घर भर देते हो। फिर है, उड़ने को नभ में तुम पर पर कर देते हो, आँख हटाता हूँ तो हट नहीं रही है। कहते हैं कभी ऐसा लगता है कि बसंत आसमान में उड़ने के लिए अपने पंख फड़फड़ाता है, और कभी उस सौंदर्य से अपनी आँखों को हटाना चाहता है, लेकिन उससे आँखें हट नहीं रही है। यानी कि जैसे आसमान में का सौंदर्य है, जिस तरीके से लग रहा है बसंत जब उड़ रहा हो, यानी हवाएं जब चल रही हो तो सुगंध इस तरह उसमें बिखरी हुई है कि उससे आंखें हटाने की भी कोशिश करे इस सौंदर्य से कभी, तो उसकी आंखें हट नहीं रही हैं। आगे कहता है कभी, पत्तों से लदी डाल कहीं हरी कहीं लाल, कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्प माल, पाट पाट शोभाश्री पट नहीं रही है। कभी कहते हैं कि पत्तों से लदी डाल, नए नए पत्तों कोपलों से डाल लद गई है, मतलब पेड़ों पर नए पत्ते निकल आए हैं जो कई रंगों में हैं। कहीं कहीं पर कुछ पेड़ों के गले में कहीं कहीं पे हरे पत्ते हैं, कहीं पे अभी लाल कोपल की तरह खिल रहा है, पत्ता निकल रहा है। कहीं कहीं पड़ी है उर में मंद गंध पुष्पमाल, कहीं पे पेड़ों के गले में भीनी भीनी खुशबू वाले फूलों की लताएं मालाएं जो है लटक रही हैं। पाट पाट शोभाश्री, पाट पाट मतलब कि हर तरफ ये जो फागुन की शोभा है, प्राकृतिक जो सौंदर्य है, वो एकदम पटा पड़ा है, मतलब कि बिखरा हुआ पड़ा है सब जगह। इसलिए कह रहे हैं कि ये पट नहीं रही है। ये जो धरती की जो शोभा है, जो खूबसूरती है, वो व्यक्ति के मन में या किसी वक्त में समा नहीं पा रही है, इतना ज़्यादा खूबसूरती है। तो इस कविता में कवि ने निराला ने बसंत ऋतु का वर्णन किया है, फागुन का प्राकृतिक सौंदर्य छायावाद की दूसरी विशेषता थी। तो आपने उनकी दो कविताएं पढ़ी, एक उत्साह और दूसरा अट नहीं रही है। एक जो है स्वतंत्रता आंदोलन से जुड़ी हुई कविता थी, जिसमें बादल को प्रतीक बना करके उन्होंने कविता लिखा। दूसरा जो है अट नहीं रही है, ये जो है कि जो कविता है वो मूलतः जो है कि इस नेचुरल जो प्रकृति है इसके सौंदर्य पर कविता है, फागुन ऋतु पे कविता है, बसंत ऋतु पर वो कविता है। तो बच्चों, आप इन कविताओं का अभ्यास करिए और पढ़िए, और इनके अभ्यास प्रश्नों को हल करने की कोशिश करिए। फिर से कभी इनके जितने भी अभ्यास प्रश्न हैं उस पर बात होगी नेक्स्ट वीडियो में। फ़िलहाल आज के लिए इतना।